अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चेयरमैन एनडीयू लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की रिटायरमेंट की तारीख कंफर्म हो गई है। जनरल आसिफ गफूर 24 दिसंबर 2024 को यानी रवा बरस के अख्ताम में रिटायर होने जा रहे हैं। बतौर लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक के ऑफिसर के वो रिटायर होंगे। लेकिन ये सवाल सर उठा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद वो गुमनामी में चले जाएंगे या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको जिंदा रखेंगी। आज ही जनरल आसिफ गफूर फैन पेज सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, एक्स हैंडल है, वहां से एक ट्वीट हुई जिसके बाद कुछ अपोनेंट्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं जो इस बात का इंदिया भी देती हैं कि जिस अंदाज में जनरल फैज हमीद कंट्रोवर्शियल हुए और रिटायरमेंट के बाद उनके अगेंस्ट कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई। ज़मनन मैं आपको ये बता दूं कि जनरल फैज हमीद के अगेंस्ट जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई है उसमें अब जरा ये भी बता रहे हैं कि उनको दोबारा यूनिफॉर्म पहनाया गया, यानी यूनिफॉर्म में लाने के बाद जो है उनके अगेंस्ट एक्शन हुआ है। ये रिटायरमेंट के बाद क्योंकि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है तो उनको पहले यूनिफॉर्म पहनाई गई, मतलब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और फिर उनके अगेंस्ट ये कार्रवाई की गई जो जारी है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की। अच्छा, अब हुआ क्या है, मैं जनरल आसिफ गफूर की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं जरा इस तरफ आता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज 300 से जायद वकला ने जजेस को खत लिख दिया है और जजेस को खबरदार किया है कि मुमकिन आईनी तरमीम में अपना जो हिमायत है वो किसी भी तरीके से फराहम ना करे। मुमकिन आईनी तरमीम को लेके जितना रेजिस्ट कर सकते हैं वो करे। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उनका नाम भी तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वाले जजेस को याद किया जाता है। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मुशर्रफ के दौर में जिन जजेस ने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया, जो आईनी अदालत की के क़याम पे खामोश रहेंगे, मानी खेज खामोशी इख्तियार करेंगे और एग्जेक्टिव की झोली में अपने एतमाद का वोट डालेंगे, तो वो जजेस भी अपनी तारीख को ख़राब करेंगे। और साथ ये बताया गया कि ये जो आईनी अदालत है ये भी पैरेलल ऐसी ही है जैसे पीसीओ जजेस पर मुश्तमिल एक अदालत बना दी जाए, जिससे अदलिया के अंदर इस्लाहात तो नहीं आएंगी, ताहम अदालती स्ट्रक्चर जो है उसको ख़राब कर दिया जाएगा। तो जजेस को 300 से ज़ायद वकला ने ख़त लिख के खबरदार कर दिया है और अदालती दर पे एक दस्तक एक ऐसे मौके पर हो रही है जब जुडिशल पॉलिटिक्स भी उरूज पर है। एक तरफ जस्टिस काजी फायजीसा हैं, दूसरी तरफ सीनियर प्यूनी जज, सीनियर मोस्ट जज, और फिर अब तो उन जजेस की तादाद बढ़ के 13 हो गई है। यही वजह है कि कोई फुल कोर्ट का इजलास या फुल बेंच नहीं बनाया जा रहा। एज फार एज रिव्यू पिटिशन इज कंसर्न तो कोई रिव्यू पिटिशन लगती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, पीर का रोज इंतहाई अहम हो सकता है, मंगल का। जब रिव्यू लगना है और जब आर्टिकल 63A का केस टेकअप होना है, वो बड़ा अहम दिन होगा। लेकिन आने वाले दिन इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो खासतौर पे अक्टूबर का पहला हफ्ता, कि जिसमें कुछ भी हो सकता है, एग्जेक्टिव कुछ भी कर सकती है। ऐसे में वकला क्या कर रहे होंगे? कम अज कम वकला ने पहला जो कदम है वो उठा लिया है और चाल चल दी है, और वो ये कि जजेस को, क्योंकि बार और बेंच का बड़ा देरीना ताल्लुक होता है, तो जजेस को मुतनब्बे और खबरदार कर दिया है कि आप इसमें मत आइएगा। अगर आएंगे तो फिर आपका हाल अच्छा नहीं होगा। ये पैगाम किस किस के लिए है, आप बखूबी इससे वाकिफ हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं वो सफारा हो रही हैं और हाफिज नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी हैं, वो एक बार फिर से सड़कों पे आने का इंदिया दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता कर रहे हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि पीर के रोज़ इस्लामाबाद में हाफिज नईमुर रहमान साहब की मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से होने जा रही है, जिसके बाद मुतफ़िका कोई लाहे अमल अपनाने के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी तरतीब दी जाएगी। यानी अपोजिशन जमातें भी इस मुमकिन आइनी तरमीम के अगेंस्ट सफारा हैं, जो वकला हैं वो भी हैं, और अब जजेस को भी साथ मिलाने की बात हो रही है। यानी ये जो अब आने वाला महीना है अक्टूबर, ये एक इंतहाई सनसनीखेज होता हुआ नजर आ रहा है। इंतहाई सनसनीखेज हफ्ता होगा और इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट के क्वार्टर्स हैं वहां से खबर ये आ रही है कि वो भी अब इस बात के ऊपर कन्विंस हो गए हैं कि हुकूमत डिलीवरेंस, परफॉर्मेंस और गवर्नेंस हर हर डोमेन के अंदर बुरी तरीके से नॉकआउट हुई है। ये हुकूमत ऐसी हुकूमत है कि जो ना तो जजेस को कंट्रोल कर सकी है और ना ही इमरान खान को कंट्रोल कर सकी है।
اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے کنسرن کوارٹرز کر رہے ہیں. یعنی آج صبح میں نے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ پوز تو یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دے آر ویری مچ ہینڈز ان ہینڈز، اور یہ کمپنی اسی طرح سے چلتی رہے گی. لیکن ان سائڈر ایسا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اس حکومت سے خفا ہے، اس حکومت سے شدید ناراض ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. یہ حکومت کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، اور یہ اس کی جو پولیٹیکل ول ہے وہ بھی نہیں ہے. اور یہ ہر محاذ کے اوپر سب کی کرا رہی ہے، نہ صرف اپنی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی. جب بھی کوئی موو چلی جاتی ہے، خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس والے معاملے کے اوپر بھی اس حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایکسپوز کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ معاملہ بنا کہ جہاں سے اسٹیبلشمنٹ کو ادراک ہو گیا مکمل طور پر کہ اس حکومت کے دلوں میں تیل نہیں ہے. اچھا، اب میں آتا ہوں ذرا جناب جنرل آصف غفور والے معاملے کے اوپر. جنرل آصف غفور سے متعلق ان کا جو فین پیج ہے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ ہوئی کہ جی یہ میران شاہ کی ویڈیو ہے. اور یہ اس وقت کی ویڈیو ایک وقت تھا کہ جب دہشت گرد یہاں پر دندناتے پھرتے تھے. پھر یہاں پر آپریشن ہوا، پاک فوج نے آپریشن کیا، اور جنرل آصف غفور یہاں پہ بین الاقوامی میڈیا کو اپنے ساتھ لے کے گئے. اور دیکھیے کہ کیا خوبصورت منظر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جنرل آصف غفور صاحب جو ہے انہوں نے بیسیکلی ان کا دور تھا اور بڑا سنہرا دور تھا کہ جب دہشت گردوں کا کلا کما ہوا، اور بطور ڈی جی آئی ایس پی آر وہ انٹرنیشنل میڈیا کو میران شاہ کے دورے پر لے کے گئے، اور پھر بڑا افیکٹو ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر انہوں نے کام کیا. دوسری طرف سے ان کا جو یہ کہہ لیجیے کہ اینٹی میڈیا ہے یا اینٹی کیمپ جو ان کے اگینسٹ کیمپینرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل آصف غفور صاحب جو ہے، جو آج جو کچھ ہو رہا ہے پولیٹیکل ڈومین کے اندر، جو ففتھ جنریشن وارفیئر کے نام پہ انہوں نے داغ بیل ڈالی تھی، جن یوٹیوبرز کو، سوشل میڈیا ہینڈلز کو پانی دیا گیا تھا، سینچا گیا تھا، آج وہ ریاست کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں. اور جو کچھ آج ریاست فیس کر رہی ہے، یہ جنرل آصف غفور کا لگایا ہوا پودا ہے. اب جنرل آصف غفور ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، خود تو شاید وہ گمنامی میں چلے جائیں گے، مگر ریاست کے لیے وہ جو کچھ کر گئے ہیں وہ سنہرے حروف میں کم از کم یاد نہیں رکھا جائے گا، اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا. تو دونوں طریقے سے اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں کہ جب آلریڈی جنرل فیض حمید کے اگینسٹ جو ہے کورٹ مارشل کی کارروائی چل رہی ہے، اور یہ کورٹ مارشل کارروائی اب حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.